हेलो बच्चों, मैं हेलो शिक्षा चैनल से संजय सर बोल रहा हूँ। जैसे आज हम क्लास 10th चैप्टर फर्स्ट साइंस का पढ़ने जा रहे हैं। हमारे चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। जैसे आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हो, अपने दैनिक जीवन में हम लोग अपने दैनिक जीवन में हम लोग निम्नलिखित परिस्थितियों को पर गौर करते हैं। जैसे गर्मियों के दिनों में हम लोगों ने देखा होगा कि कमरे के तापमान पर जो दूध को खुला छोड़ दिया जाता है तो कुछ ना कुछ हम उसमें परिवर्तन देखते हैं। ठीक इसी प्रकार से लोहे का जो तवा होता है या तसला होता है या कील होती है, वो हम लोग आर्द्र वायुमंडल में खुला छोड़ देते हैं तो उसमें हमें जो है कुछ परिवर्तन दिखाई देता है। इसी प्रकार से अंगूर को हमने किण्वन होते हुए भी देखा होगा, और भोजन जो पकाया जाता है उस भोजन में भी हमने कुछ न कुछ परिवर्तन जरूर देखा होगा। पहले भोजन पकने से पहले कैसा था और पकने के बाद किस प्रकार से उसमें कुछ न कुछ परिवर्तन हमने जरूर देखा होगा। हमारे शरीर में भोजन को पचा लेता है, तो पचाते वक्त भी हमारे शरीर में बहुत सी ऐसी प्रक्रियाएं होती हैं जिससे भोजन को बहुत तरीके से हमारे शरीर में उसका डाइजेशन होता है, उसके अलग अलग प्रोसेस में कार्य करता है। डायरेक्टली हमारा भोजन हमारे शरीर में नहीं पहुंचता है। तो यहाँ पर इन लाइनों में जो आपको बताने की कोशिश की जा रही है, ओनली केवल इतना समझाया जा रहा है कि यहाँ पर कोई ना कोई रासायनिक परिवर्तन जरूर हो रहा है, या हम सीधा सीधा कह सकते हैं कुछ ना कुछ रासायनिक अभिक्रिया जरूर हुई है। आगे देखते हैं। यहाँ पर हमें एक क्रियाकलाप दिखाया गया है, क्रियाकलाप 1.1, और ये क्रियाकलाप करते समय आपको बहुत ज़्यादा सावधानी रखने की आवश्यकता है, और यह क्रियाकलाप केवल आप अपने शिक्षक के सहयोग से ही करें। अपनी सुरक्षा के लिए अपनी आंखों पर चश्मा पहन लें। तो जैसे आपको एक प्रयोग दिखाया गया है, आपको 3 या 4 सेंटीमीटर का एक मैग्नीशियम रिबन लेना है, और ये मैग्नीशियम रिबन जो है, क्या नाम है आपके पास, मैग्नीशियम रिबन आपको लेना है, और रिबन को जो है रेगमाल की सहायता से आपको रगड़कर साफ कर लेना है, और इसे एक चिमटे की सहायता से पकड़ना है। लैंप और बर्नर से इसको दहन करना है, जलाना है, जैसा कि चित्र में आपको दिखाया गया है। मैग्नीशियम रिबन का दहन करते समय हमें अपनी आंखों को यथासंभव दूर रखना चाहिए। तो जैसे हम अपने चित्र में देख पा रहे हैं, यहाँ पर मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले हमें जरूर रब करना चाहिए। यदि हम उसको रब नहीं करेंगे तो ठीक प्रकार से जलेगा नहीं। और मैग्नीशियम रिबन जब जलता है तो जलने के बाद ये इसके जो ऐश या फिर राख को जो हम लोग एकत्रित करते हैं, तो वो राख जो हमें प्राप्त होती है वो सफ़ेद चूर्ण के रूप में हमें प्राप्त होती है। हेलो बच्चों, जैसे हमने पिछली वीडियो में देखा था, ठीक उसी प्रकार से हम आगे अपने चैप्टर को जारी करते हैं। अभी हम क्रियाकलाप 1.3 को पढ़ रहे हैं। क्रियाकलाप 1.3 को हम लोग पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर आपको इस क्रियाकलाप के अंदर क्या बताया गया है, इस जगह पर हमें जो है क्या करना है, जिंक सल्फेट को लेना है, और इसमें जो है हम लोगों ने क्या करना है, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या फिर सल्फ्यूरिक अम्ल को मिला देना है, जैसा आपका चित्र में दिखाया गया है। लेकिन इसको मिलाते समय हमें सावधानी बरतने की ज़रूरत है। सावधानी कैसे बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि जाहिर है कि एसिड होता है। एसिड को यदि किसी चीज़ में मिलाया जाता है तो थोड़ा थोड़ा करके मिलाया जाता है उसे। और हम क्या अपने परीक्षण को देखते हैं, क्या जस्ते के दानों के आसपास कुछ होता हुआ हमें दिखाई देता है। तो जाहिर है इस एक्टिविटी को मैं अपनी बुक के अंदर आपको अपनी कॉपी के अंदर समझाने चल रहा हूँ। तो आइए हम अपनी कॉपी के अंदर इस एक्टिविटी को देखते हैं और समझते हैं। हेलो बच्चों, जैसे हम अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मैंने आपको बताया कि जो आपके पास जिंक है वो जो है क्या नाम है आपके पास, Zn को हम जिंक को दर्शाते हैं, और इसकी हम जो है क्या नाम है, इसके अंदर H2SO4 हम लोग इसके अंदर डालते हैं, और ये जब रिएक्शन करता है, जब जिंक
सल्फ्यूरिक अम्ल से रिएक्शन करता है तो आपके पास जिंक सल्फेट बनता है, जिंक सल्फेट बनता है आपके पास, और आपके पास हाइड्रोजन गैस निकलती है, आपके पास हाइड्रोजन गैस निकलती है। ये आपका जिंक है और ये आपके पास सल्फ्यूरिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल है। और आपके पास रिएक्शन करने के बाद ये जिंक सल्फेट आपका बनता है, जिंक सल्फेट। आगे कक्षाओं के अंदर हम लोग पढ़ेंगे कि जो सल्फेट एक प्रकार का लवण है और प्लस में आपके पास हाइड्रोजन गैस, आपके पास हाइड्रोजन गैस क्या करती है, आपके पास हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो आगे हम लोग नेक्स्ट में और एक इससे पीछे वाला जो हम लोगों ने रिएक्शन की थी हम उसको भी देख लेते हैं। तो जैसे मैंने आप लोगों को फर्स्ट रिएक्शन में मैंने आपको बताया था कि जो मैग्नीशियम रिबन होता है, मैग्नीशियम रिबन को हम लोग Mg से रिप्रेजेंट करते हैं। और जब ये ऑक्सीजन से क्रिया करता है, ऑक्सीजन हमेशा वायुमंडल में O2 की फॉर्म में मौजूद होता है, तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। यहाँ पर अभी हम लोग इसको बैलेंसिंग नहीं कर रहे हैं, तो इस जगह पर इसे हम लोग मैग्नीशियम बोलते हैं, इसे हम लोग मैग्नीशियम बोलते हैं। और मैग्नीशियम आपका जब आपका ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, ऑक्सीजन के संपर्क में आता है या फिर ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, तो ये आपका जो उत्पाद बनकर आता है वो होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ऑक्साइड। आगे हम चैप्टर को देखते हैं। अपने कुछ रिएक्शंस को हम लोगों ने आगे मैंने आपको बताया जिस प्रकार से। अब आगे का चैप्टर हम लोग रीड आउट करते हैं, उसको पढ़ते हैं। तो जब भी कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है, तो हमें कुछ विशेष परिवर्तन दिखाई देते हैं। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और मैं तो ये चाहता हूँ कि आप इसको बिल्कुल रीड आउट कर लीजिए। हम क्या क्या देख सकते हैं, एक तो अवस्था में परिवर्तन देख सकते हैं, एक हम रंग में परिवर्तन देख सकते हैं, और तीसरा हम लोग गैसों के अंदर गैस का निकासन उत्सर्जन देख सकते हैं, और तापमान में वृद्धि देख सकते हैं। तो इस प्रकार के जो है कुछ और भी परिवर्तन है, जैसा मैंने आप लोगों को अपने रिएक्शन में बताया है कि कुछ और भी परिवर्तन है जो होते हैं। तो ऐसे परिवर्तनों को जो है क्या नाम है, हम लोग जो है क्या नाम है, आगे देखते हैं चैप्टर को। तो हमारे पास जो है क्या नाम है, रासायनिक समीकरण को हम लोग अब बनाना सीखते हैं। आगे हम लोग चैप्टर में देखते हैं, जैसे आपको दिखाई दे रहा है रासायनिक समीकरण। तो अब हम लोग रासायनिक समीकरण को बनाना सीखते हैं। वैसे मैं रासायनिक समीकरण को बनाना आपको पीछे भी बता चुका हूं अपने चैप्टर में। तो वही जो मैग्नीशियम रिबन को मैंने बताया था उसी रिएक्शन को यहाँ पर दर्शाया गया है। तो जैसे आप देख पा रहे हैं क्रियाकलाप 1.1 आपको दिखाया गया है। इस क्रियाकलाप में जो है क्या नाम है, मैग्नीशियम रिबन को जलाया गया है और जलने के बाद उसमें क्या परिवर्तन होता है दहन के बाद, तो दहन के बाद वो मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे मैंने आप लोगों को अपनी रिएक्शन में दिखाया था, जैसे मैंने आप लोगों को चैप्टर में अपने दिखाया है। और ये जो है क्या नाम है, बहुत लंबी विधि नहीं होती है, बल्कि ये सबसे सरलतम विधि है। ये किस प्रकार की विधि है, सबसे सरलतम विधि है। यहाँ पर क्या होता है, मैग्नीशियम जो होता है वो ऑक्सीजन से क्या करता है, रिएक्शन करता है और आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो जो यहाँ पर मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन आपको दर्शाया जा रहा है, ये आपके पास इसे हम लोग अभिकारक बोलते हैं। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, अभिकारक बोलते हैं। ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें हम अभिकारक कहते हैं। और उसके बाद जो नया पदार्थ बनता है, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है, तो इसे हम लोग उत्पाद कहते हैं।
तो यहाँ पर से ये दो डेफिनेशन भी आपके पास क्लियर हो जाती है। आगे हम लोग चैप्टर को देखते हैं। आगे देखिए, जैसे आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर जो है क्या नाम है, शब्द समीकरण में अभिकारक के उत्पाद में परिवर्तन को उनके मध्य एक तीर के रूप में आपको दर्शाया गया होगा, निशान लगाकर दर्शाया गया है। अभिकारक क्या होता है, अभिकारकों के बीच प्लस का साइन लगाया जाता है जिसे हम लोग LHS कहते हैं। इसी प्रकार उत्पादों के बीच भी प्लस का साइन लगाया जाता है और दाईं तरफ इसे लिखा जाता है, और दाईं तरफ इसको लिखा जाता है, और तीर का सिरा उत्पाद की ओर होता है तथा यह अभिक्रिया होने की दिशा को दर्शाता है। तो तीर किस चीज को दर्शाता है, तीर जो है हमें उत्पाद की ओर दर्शाता है कि नया उत्पाद कौन सा प्रोड्यूस हो रहा है। अब हम रासायनिक अभिक्रिया को लिखना सीख रहे हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया को लिखना बहुत आसान होता है। जैसे मैंने आप लोगों को पीछे दिखाया था कि हमारे पास रिएक्शन किसकी हुई थी, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया गया था और मैग्नीशियम ऑक्साइड बना था। इसी को हम लोग समीकरण में लिखना सीखते हैं। तो Mg प्लस O2 इक्वल टू MgO। तो जो इस प्रकार से हम लोग किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को लिख रहे हैं, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को लिख रहे हैं, इसे हम लोग रासायनिक समीकरण बोलेंगे। तो यहाँ पर तीर के निशान के बाईं ओर तथा दाईं ओर के तत्वों के परमाणु की संख्या गिनती कर सकते हैं। तो क्या दोनों ओर तत्वों के परमाणु की संख्या समान है? यदि है तो समीकरण संतुलित है, यदि नहीं तो समीकरण असंतुलित है। तो संतुलित समीकरण क्या होता है, जब दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या, दोनों तरफ किसकी संख्या, दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या समान हो तो उसे हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। और जब दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या असमान हो तो उसे हम असंतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। तो यहाँ पर से दो डेफिनेशन आपको और मिल जाती है, आप इसे रीड आउट कर लीजिए या फिर लिख लीजिए। आगे हम लोग नेक्स्ट जो है अध्ययन करते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व। संतुलित रासायनिक समीकरण का क्या महत्व है, तो आपको द्रव्यमान के संरक्षण का नियम स्मरण होगा जो हम लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा था। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान ना तो निर्मित होता है और ना ही उसका विनाश होता है। अर्थात हम सीधा कह सकते हैं किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। और यदि हम दूसरे तरीके से जांच करें तो रासायनिक अभिक्रिया के पहले एवं उसके पश्चात प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होती है। इसीलिए हम इस प्रकार की समीकरण को कंकाली समीकरण कहते हैं। इसे हम लोग संतुलित करना आवश्यक है। कंकाली समीकरण को संतुलित करना हमारे लिए आवश्यक हो जाता है, अर्थात उसे हम असंतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। क्या यह रासायनिक अभिक्रिया संतुलित है? आइए हम रासायनिक समीकरण के संबंध में संतुलित करना सीखें। तो देखिए, जैसे आप अपने पास देख पा रहे क्रियाकलाप 1.3 के शब्द समीकरण को इस प्रकार लिखा जा सकता है, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल इक्वल टू जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। हेलो बच्चों, आगे हम देखते हैं। जैसे हमें दिखाई दे रहा है कि जो है क्या नाम है, Zn प्लस H2SO4 इक्वल टू ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन। इस समीकरण को मैंने आपको अपने पिछले वाले वीडियो में भी समझा दिया है। और ये समीकरण आपके पास 1.3 जो दर्शाई गई है, में तीर के निशान के दोनों ओर तत्वों के परमाणु की संख्या की तुलना करो। तो जाहिर है कि तुलना करने पर हम क्या पाते हैं, तो इसी चीज को हम आगे अध्ययन करने चल रहे हैं। जैसे हम अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हमें दिखाई दे रहा है कि हम लोगों ने तत्वों को लिखा है। तो हमारे पास Zn तत्व है, S तत्व है, S तत्व है और O तत्व है। और अभिकारकों में परमाणुओं की संख्या LHS को हमने लिया है, जिसमें 1, 2, 1, 4। इसी प्रकार से उत्पादक में परमाणुओं की संख्या RHS को हमने लिया है, तो 1, 2, 3, 4 हमें दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो हमें एक संतुलित रासायनिक समीकरण प्राप्त हो रही है। क्यों? क्योंकि दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या समान है।
तो इस प्रकार के हमें हमें जो है इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग संतुलित रासायनिक समीकरण के नाम से भी जानते हैं। तो आइए एक और रासायनिक अभिक्रिया पर हम लोग संतुलित करने का प्रयास करते हैं। जैसे आपके पास दिखाई दे रहा है Fe प्लस H2O इक्वल टू Fe3O4 प्लस H2। तो क्या ये रासायनिक अभिक्रिया भी आपके पास संतुलित है? तो आइए चेक करते हैं। तो पहला चरण हमें क्या करना है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए सबसे पहले प्रत्येक सूत्र के चारों ओर एक वाक्य बना लीजिए। समीकरण को संतुलित करते समय बॉक्स के अंदर कुछ भी परिवर्तन नहीं करना चाहिए। जैसे ही आपके पास दिखाई दे रहा है कि हम लोगों ने इनको बॉक्स के अंदर ले लिया है। सेकंड चरण में हमें क्या करना चाहिए, संतुलित समीकरण 1.5 में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या की सूची बनानी चाहिए। तो जैसे हम लोगों ने तत्वों को लिख लिया है, हमें दिखाई दे रहा है। तो तत्व हमारे पास Fe है, H है, O है और अभिकारकों में परमाणुओं की संख्या LHS है, जिसमें 1, 2, 1 और उत्पादों में परमाणुओं की संख्या RHS हमारे पास 3, 3, 2, 4। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि हमें डिफरेंसेस दिखाई दे रहा है, अंतर दिखाई दे रहा है। तीसरे चरण में हम लोगों को क्या करना है, सुविधा के लिए सबसे अधिक परमाणु वाले यौगिक को सबसे पहले संतुलित कीजिए, चाहे वह अभिकारक हो या उत्पाद। उस यौगिक में सबसे अधिक परमाणुओं की संख्या वाले तत्व को चुनिए। तो इस आधार पर हम Fe3O4 और उसके ऑक्सीजन के तत्व को चुनते हैं। दाईं ओर ऑक्सीजन के परमाणु 4 हैं, जबकि बाईं ओर केवल 1। ऑक्सीजन परमाणुओं को संतुलित करने के लिए हमें, जैसे हम देख पा रहे हैं कि जो है हमारे पास यहाँ पर ऑक्सीजन के परमाणु अभिकारकों में, उत्पादों में क्या है। फर्स्ट प्रारंभ में हम लोग क्या देखते हैं कि हमारे पास 1 H2O में और 4 Fe3O4 में संतुलित करने के लिए 1 into 4 की मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे। यहाँ याद यह रखना है कि परमाणुओं की संख्या को बराबर करने के लिए हम अभिक्रिया में शामिल तत्वों तथा यौगिकों के सूत्रों को नहीं बदल सकते हैं, जैसे कि आपको दिखाया गया है। ऑक्सीजन परमाणु को संतुलित करने के लिए 4 गुणांक लगाकर 4H2O लिखा जाता है, H2O लिख सकते हैं। लेकिन H2O4 या फिर H2O ब्रैकेट बंद 4 नहीं। आंशिक रूप से संतुलित समीकरण इस प्रकार होगा, Fe प्लस 4 ब्रैकेट में H2O इंटू Fe3 और प्लस H2 आंशिक रूप से संतुलित समीकरण है। चौथे चरण के अंदर हम लोग देखते हैं Fe तथा H परमाणु अभी भी संतुलित नहीं है। इनमें से किसी एक तत्व को चुनकर आगे बढ़ते हैं। अब हम इस आंशिक रूप से संतुलित समीकरण को हाइड्रोजन परमाणु को संतुलित करते हैं। तो हाइड्रोजन को बराबर करने के लिए दाईं ओर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या को 4 कर देते हैं। तो देखिए हमारे पास हाइड्रोजन परमाणु अभिकारकों में, उत्पादों में। तो प्रारंभ में हम लोग क्या करेंगे, 8 ब्रैकेट में 4H2O में, और इधर की तरफ हम लोग क्या करेंगे 2 ब्रैकेट में H2 में। तो संतुलित करने के लिए हमने क्या किया, 8 से मल्टीप्लाई कर दी और संतुलित करने के लिए हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दी। समीकरण अब इस प्रकार होगा, Fe प्लस 4 ब्रैकेट में H2O प्लस Fe3O4 प्लस 4 ब्रैकेट में H2 आंशिक रूप से संतुलित समीकरण है। पांचवें चरण में हम लोग देखते हैं, ऊपर दिए गए समीकरण की जांच कीजिए तथा तीसरा तत्व चुन लीजिए। अब तक असंतुलित आप पाएंगे कि केवल लोहा ही एक तत्व है जिसे संतुलित करना शेष है। तो लोहे को भी हम लोग संतुलित करते हैं। तो लोहे के परमाणु अभिकारकों में, उत्पादों में पहली अवस्था में प्रारंभ में हम लोग देखते हैं 1 Fe में, 3 Fe3O4 में। तो यहाँ पर संतुलित करने के लिए हम
इसके अंदर अभिकारक में 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और उसके अंदर तीन है ही हमारे पास। तो Fe को संतुलित करने के लिए बाईं ओर Fe के 3 परमाणु लेते हैं, तो 3Fe प्लस 4H2O इक्वल टू Fe3O4 प्लस 4H2। छठे चरण में हम लोग देखते हैं, अंत में इस संतुलित समीकरण को जांच करने के लिए हम समीकरण में दोनों के तत्वों की परमाणु संख्या को परिकलित करते हैं, तो हम पाते हैं कि 3Fe प्लस 4H2O इक्वल टू Fe3O4 प्लस 4H2 हमें प्राप्त होता है। इस विधि को हम लोग समीकरण 1.9 में दोनों ओर के तत्वों की परमाणु संख्या की संख्या बराबर है, अतः यह समीकरण संतुलित है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की यह विधि हीट एंड ट्रायल विधि कहलाती है, क्योंकि सबसे छोटी पूर्णांक संख्या के गुणांक का उपयोग करके समीकरण को संतुलित करते हैं। सातवें चरण में हम लोग रासायनिक समीकरण को चरण नंबर 7 के अंदर हम लोग अपने चरण 7 के अंदर हम लोग देखते हैं। चरण 7 में भौतिक अवस्था के संकेत के रूप में लिखना। ऊपर लिखे समीकरण संतुलित समीकरण 1.9 को सावधानी से जांच कीजिए। क्या इस समीकरण से हमें अभिकारकों तथा उत्पादों के भौतिक अवस्था के बारे में ज्ञान होता है? इस समीकरण में उनकी भौतिक अवस्थाओं में कोई जानकारी नहीं मिलती है। रासायनिक समीकरण को अधिक सूचनापूर्ण बनाने के लिए अभिकारकों तथा उत्पादों के रासायनिक सूत्र के रूप के साथ उनके भौतिक अवस्था को दर्शाया जाता है। अभिकारकों तथा उत्पादों की गैस, द्रव, जल तथा ठोस अवस्था को क्रमशः G, L, Ag तथा S से दर्शाया जाता है। अभिकारक या उत्पाद जब जल में घोल के रूप में उपस्थित होते हैं तब हम उसे ब्रैकेट में AQ लिखते हैं, एक्वस के रूप में उसे लिखते हैं। अतः संतुलित समीकरण 1.9 इस प्रकार होगा, जिसे हम लोग उसकी रासायनिक समीकरण के संग संग उसकी भौतिक अवस्था को भी दर्शाते हैं। यहाँ पर हम जैसे देख पा रहे हैं, जो हमारा Fe है उसके संग हम लोगों ने S लगाया है, वो दर्शाता है कि ठोस है, सॉलिड है। ऐसी जो 4H2 है, जल जो है, उसे हम लोग गैस के रूप में लिख रहे हैं। और यहाँ पर Fe3O4 ये आपका सॉलिड की फॉर्म में है, फिर उसके बाद 4H23 ये आपके पास गैस की फॉर्म में है। तो ध्यान दीजिए कि रासायनिक समीकरण 1.10 में H2O के साथ G चिन्ह का उपयोग किया गया है। यह दर्शाता है कि सभी क्रिया में जल का उपयोग भाप के रूप में किया गया है। प्रायः इस रासायनिक समीकरण में भौतिक अवस्था को शामिल नहीं किया जाता है जब तक कि यह आवश्यक न हो। कभी कभी अभिक्रिया को परिस्थिति जैसे कि ताप, द्रव, उत्प्रेरक आदि को भी तीर के निशान के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। जैसे हम लोग देख सकते हैं, CO गैस के रूप में दर्शाया गया है, H2 गैस के रूप में दर्शाया गया है और इसे 340 ATM इक्वल टू CH3OH के रूप में दर्शाया गया है। इसी प्रकार से 6CO2 प्लस 12H2O, जिसे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल जब उपस्थित होता है आपके पास, तो C6H12O6 जिसे हम ग्लूकोज बोलते हैं, प्लस 6O2 जो एक्वस के रूप में है, वो भी आपके पास एक्वस के रूप में था। और यहाँ पर 6H2O जो आपका लिक्विड की फॉर्म में है दर्शाया जाता है। इस प्रकार हम लोगों ने रासायनिक समीकरण को पढ़ लिया है। अब मैं आपको अपनी टेस्ट कॉपी के अंदर, नोटबुक के अंदर मैं इस समीकरण को दिखाने जा रहा हूं। आप उसे बहुत ध्यान से देखिए और समझिए। जैसे हम लोग अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि इस समीकरण को हम लोग संतुलित करना सीख रहे हैं। हमारे पास Fe प्लस H2O इक्वल टू Fe3O4 प्लस H2 गिवन है। तो हम लोगों ने सबसे पहले तत्वों को छांट लिया। तो तत्वों में हमारे पास क्या दिखाई दे रहा है? Fe दिखाई दे रहा है, H दिखाई दे रहा है और O दिखाई दे रहा है। तो इस वाली साइड को हम लोग LHS भी लिख सकते हैं और इस वाली साइड को हम लोग RHS भी लिख सकते हैं। अदरवाइज अभिकारकों में परमाणुओं की संख्या और उत्पादकों में परमाणु की संख्या को हम लोग लिख सकते हैं।
तो जैसे हम लोग इधर की साइड में परमाणु संख्या देखते हैं तो Fe इधर की साइड में 1 है, हाइड्रोजन इधर की साइड में 2 है और ऑक्सीजन इधर की साइड में 1 है। और इसी प्रकार से हम इधर की साइड में देखते हैं तो हमें Fe के 3 परमाणु दिखाई देते हैं, ऑक्सीजन के हमें 4 परमाणु, हाइड्रोजन के हमें यहाँ पर 2 परमाणु दिखाई दे रहे हैं और ऑक्सीजन के हमें यहाँ पर 4 परमाणु दिखाई दे रहे हैं। तो जैसे हम लोगों ने पीछे पढ़ा था कि हमें सबसे बड़ी संख्या से इसको जो है गुणा करनी चाहिए और जो भी हम करेंगे वो आगे की तरफ करेंगे, इसको कोई भी पीछे की तरफ या फिर बीच में इसको नहीं लगाएगा, सीधे आगे जो है क्या नाम है इसमें गुणांक को लगाया जाता है, फिर गुणा की जाती है। तो सबसे बड़ी संख्या से हम लोग लेते हैं। तो जैसे हम इधर की साइड में ऑक्सीजन का 4 देख रहे हैं लेकिन इधर की साइड में ऑक्सीजन का 4 नहीं है, तो हमें इसके आगे 4 लगाना है, इसके आगे हमें 4 से मल्टीप्लाई करनी है। तो जब हम लोगों ने इसमें 4 से मल्टीप्लाई की तो ऐसी स्थिति में हमारे पास जो ऑक्सीजन है वो तो इधर पे 4 हो गया, यहां पर 4 हो जाता है, लेकिन यहां पर एक परिवर्तन आ जाता है कि हाइड्रोजन की संख्या 4 दूनी 8 हो जाती है। हाइड्रोजन यहां पर कितना हो जाता है 8 हो जाता है, लेकिन हमारे राइट साइड में यदि हम देखें तो हाइड्रोजन ओनली 2 है। तो इसको 8 करने के लिए हम लोगों को किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, इससे 8 करने के लिए हम लोगों को इसके अंदर 4 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो देखिए यहां पर भी हाइड्रोजन कितना हो गया आपके पास, हाइड्रोजन इस जगह पर भी आपके पास 8 हो गया और इस जगह पर ऑक्सीजन भी 4 बैलेंस हो चुका है दोनों तरफ और आपका हाइड्रोजन भी बैलेंस हो चुका है। केवल हमें जो परिवर्तन दिखाई दे रहा है कि हमारे लेफ्ट हैंड साइड में जो Fe है, जो आयरन है, ओनली 1 है, लेकिन राइट हैंड साइड में 3 है। तो हमें क्या करना है, इसके आगे हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें। तो इस प्रकार से हमारे पास ये जो इक्वेशन है वो बैलेंस इक्वेशन हो जाती है, संतुलित समीकरण हमें प्राप्त हो जाती है और इस विधि को हम लोग हीट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं। तो आप इसको देखिए, समझिए और सीखिए। लोग जो है क्या नाम है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार को पढ़ते हैं, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार को पढ़ते हैं। कक्षा 9th में हम अध्ययन कर चुके हैं कि रासायनिक क्रिया के समय किसी भी एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु में नहीं बदलता है, ना तो कोई परमाणु मिश्रण से बाहर जाता है और ना ही बाहर से कोई मिश्रण में आता है। वास्तव में किसी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणुओं की आपसी संबंध के दूसरे एवं टूटने एवं जुड़ने से नए पदार्थ का निर्माण होता है। परमाणुओं के बीच विभिन्न प्रकार के आबंध के बारे में आप अध्याय 3 व 4 में अध्ययन करेंगे। अब हम लोग अपने 1.2.1 संयोजन अभिक्रिया, जो आपकी रासायनिक अभिक्रिया का पहला प्रकार है, उसका हम अध्ययन करने जा रहे हैं। जैसे आपके सामने एक एक्टिविटी को परफॉर्म किया गया है, क्रियाकलाप 1.4। एक बीकर में थोड़ा सा कैल्शियम ऑक्साइड तथा बुझा हुआ चूना लीजिए। तो जाहिर है कि यहाँ पर जो हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड है उसकी रिएक्शन को भी हम लोग आगे देखेंगे तथा इसमें धीरे धीरे से जल मिलाइए। अब बीकर को स्पर्श कीजिए जैसा कि चित्र 1.3 में दिखाया गया है। 1.3 आपका चित्र यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इस जगह पर। क्या इसके ताप में कोई परिवर्तन हुआ है? तो जैसे हम लोग देखेंगे कि छूने पर हमें कुछ गर्मी का एहसास वहाँ पर होता है, उसमें तापमान में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो जाता है। आज तो आप लोगों को जो है क्या नाम है सफ़ेदी जो है मिला करके जो है क्या नाम है प्रदान की जा रही है, लेकिन वास्तव में सफ़ेदी जो है छोटे छोटे डलों के रूप में होती है, बड़े बड़े डलों के रूप में होती है, जिसे हम लोग CaO जो आपके नीचे दिखाई दे रहा है कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं। देखिए कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अनुक्रिया करके बुझे हुए चूने, और बुझा हुआ चूना क्या हो गया, आपके पास जो है कैल्शियम ऑक्साइड जल से भी क्रिया करेगा और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा का निर्माण करके अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ऊष्मा उत्पन्न करता है और
इसका कैल्शियम का फॉर्मूला क्या है, जिसे हम लोग बुझा हुआ चूना कहते हैं, वो है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, और प्लस में H2O जल उसके अंदर डाला जाता है। और एरो के बाद हम लोग देखते हैं कि हमारे पास जो बन रहा है Ca और ब्रैकेट में OH, नीचे टॉइस लगाना है, और ये किसकी फॉर्म है, ये एक्वस की फॉर्म है। इसे हम लोग बुझा हुआ चूना कहते हैं, और प्लस में हमारी ऊष्मा निकलती है। इस अभिक्रिया में कैल्शियम ऑक्साइड तथा जल मिलकर एकल उत्पाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। ऐसी अभिक्रिया में जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। तो इसको भी हमें ध्यान रख लेना है कि इसको भी हमको क्या करना है, इसको हमको याद करना है कि संयोजन अभिक्रिया क्या है। तो संयोजन अभिक्रिया को हम लोग यहाँ पर से रीड आउट कर लेंगे, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, इसको हमें याद कर लेना है। और ये रिएक्शन भी हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इसको भी हमको याद कर लेना है, इसको भी हमको याद कर लेना है। और इसके बाद आगे क्या आप जानते हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा, क्या आप जानते हैं, तो ऊष्मा अभिक्रिया में निर्मित बुझे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन को देखने के बाद अब हम जो है क्या नाम है, क्या आप जानते हैं, ऊपर से अभिक्रिया में निर्मित बुझे हुए चूने के विलयन का उपयोग दीवारों को सफ़ेदी करने के लिए किया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीमी गति से अभिक्रिया करके दीवारों पर कैल्शियम कार्बोनेट की एक पतली परत बना देता है। सफ़ेदी करने के 2 या 3 दिन बाद कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है, और इसमें दीवारों पर चमक आ जाती है। रोचक बात यह है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र भी CaCO3 है, अर्थात कैल्शियम कार्बोनेट है। तो देखिए, हम इस रिएक्शन को भी अपनी किताब के अंदर ही उसी जगह पर सेम दोनों को, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को और कैल्शियम जो हाइड्रोक्साइड बन गया है, जब जो है दोबारा से जो है क्या नाम है, दोबारा से जो है वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड के संग रिएक्शन करेगा तो कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण करता है, प्लस में जल का निर्माण करता है। इसी कैल्शियम कार्बोनेट जो संगमरमर का फॉर्मूला है, यही आपका कैल्शियम कार्बोनेट है। इसे याद भी रखना है, क्योंकि पूछा जाता है कि मार्बल स्टोन या फिर संगमरमर का फॉर्मूला क्या है, तो यही होता है। इसी के कारण हमारे उसमें चमक आती है। आइए संयोजन अभिक्रिया के कुछ भी उदाहरण और चर्चा कर लें। तो इसका हम अध्ययन जो है क्या नाम है, अपनी नोटबुक में करते हैं। हेलो बच्चों, आइए हम देखते हैं अपनी नोटबुक में। जैसे ही देखिए क्या नाम है, हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड है, जिसका फॉर्मूला होता है CaO। ये वही जो है फॉर्मूला है जो आम आपके घरों में डेली यूज होता है। जैसे इसे हम कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं, जो सफ़ेदी के लिए यूज किया जाता है, और ये सॉलिड फॉर्म में होता है। ये कैसी फॉर्म में होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है। और जब इसको हम जल से इसकी रिएक्शन होती है, जब इसकी जल से रिएक्शन, जब इसमें हम लोग जल डालते हैं, तो जल से जब ये रिएक्शन करता है तो जल आपका लिक्विड फॉर्म में होता है, और जल जब इससे रिएक्शन करता है तो आपके पास जो है क्या नाम है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस होता है या फिर निर्मित होता है, जो इस समय पर वो एक्वस की फॉर्म में है। इस समय पर ये एक्वस की फॉर्म में है, और प्लस में आपके पास बहुत अधिक मात्रा में, सफिशिएंट मात्रा में आपके पास जो है क्या नाम है, ऊष्मा निकलती है। तो इसी कैल्शियम ऑक्साइड को आप क्या बोलते हो, इसी कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग जो है क्या नाम है, बिना बुझा चूना बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बिना बुझा हुआ चूना बोलते हैं। और ये आपका जल है, जिसे आप जानते हो, जल। और ये आपका जो बना हुआ है, इसे हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो
इसका साइंटिफिक नेम है, लेकिन इसे हम लोग जो है क्या नाम है बुझा हुआ चूना, अर्थात ये रिएक्शन हो चुकी है, इसकी रिएक्शन हो चुकी है अब इस समय पर। और आगे जो है क्या नाम है जो हम लोगों ने डू यू नो के अंदर देखा था, क्या आप जानते हैं, तो जब यही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जब यही आपका कौन सा, जब यहीं पर आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपकी रिएक्शन प्रोड्यूस की, जब कैल्शियम ऑक्साइड ने जल के संग रिएक्शन की है, तो ये एक्वस की फॉर्म में है आपके पास, और प्लस में आपके वायुमंडल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है जो CO2 की फॉर्म में होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जब आपकी रिएक्शन करती है तो आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट जो परत आपको दिखाई देती है, कैल्शियम कार्बोनेट की एक पतली परत जम जाती है, जिसके कारण चमक आती है आपकी दीवारों के अंदर। क्या होता है, जब सफेदी कर देते हो तो चमक आती है। हाइड्रो ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। और ये आपके पास क्या चीज है, ये आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट है। ये क्या चीज है आपके पास, कैल्शियम कार्बोनेट नहीं, ये आपके पास है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाई ऑक्साइड, कार्बन डाई ऑक्साइड। और ये आपके पास क्या बना, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या प्रोड्यूस हुआ आपके पास, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट आपका प्रोड्यूस हुआ है। और ये क्या चीज है आपके पास, जल है। और जो जल है, तो इस प्रकार से आपके पास जो रिएक्शन होती है पूरी हो जाती है। और हमारी दीवारों पर जो चमक आती है वो कैल्शियम कार्बोनेट के कारण आती है। और ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है, ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है, ये हमारा जो है क्या नाम है, ये हमारा जो है क्या नाम है, मार्बल पत्थर अर्थात संगमरमर का फॉर्मूला भी है। संगमरमर का फॉर्मूला भी है हमारे पास।